एमसीक्यूज की तो आप लोगों ने करनी है ना, आप लोगों ने नहीं करनी, वो भी हमने करानी है। मतलब खुद तो कुछ ना कुछ करना है, वो भी नहीं करना, या सब कुछ ही छोड़ दिया हम टीचरों के ऊपर कि बस बस ये ना कहना कि सर पेपर भी जाकर सॉल्व करना है। अच्छा जी, वैलिडिटी आए स्टार्ट करते हैं। वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट। ये चैप्टर के अंदर 3 बातें करेगा। सबसे पहले आपको बताएगा कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट। जितना आज कर सके आज कर लेंगे, बाकी कल 1 साल मिला के उसको पूरा करेंगे। सर सबसे पहले वो कहता है कुछ डेफिनेशंस ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसको समझते हैं। मुझे बताइए एक एग्रीमेंट कब वैलिड एग्रीमेंट कहलाएगा? जो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, जो कंसिडरेशन है वो भी हो, प्लस वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। और अगर एक एग्रीमेंट हुआ है मगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वो कहलाएगा वॉइड एग्रीमेंट। अच्छा, क्या वॉइड एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? यस। एक एग्रीमेंट ही वॉइड है, शुरू से ही वॉइड है, वॉइड एब इनिशियो है, तो क्या वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। उसकी रूह वहीं पे कब्ज हो गई है, वो आगे जा ही नहीं सकता। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमारे पास कुछ एसेंशियल्स होते हैं। एक अच्छी ऑफर हो, एक अच्छी एक्सेप्टेंस हो, कंसिडरेशन हो, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज हो, जो बातें 2, 3, 4 में लिखी हुई हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। हर वो एग्रीमेंट जिसको आप लॉ से इन्फोर्स करवा सके वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। और कौन से वाला? वैलिड। जरूरी क्या है कि उसके सारे फीचर्स पूरे हो रहे हो। फीचर्स कौन कौन से थे? ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, ऑब्जेक्ट लॉफुल हो, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज हो, और शुरू से ही वॉइड ना हो, और ये लिखी हुई बात है। 3 बातें यहां पे हैं और 2 बातें यहां पे, पढ़ लेते हैं। द एग्रीमेंट इज मेड बाय फ्री कॉन्सेंट। The parties making the agreement are competent to contract. The agreement is made for a lawful consideration. The agreement is made with a lawful object. और ये एग्रीमेंट शुरू से ही एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड ना हो। ये 5 बातें ये हो गई हैं और 2 बातें जोड़ लेते हैं, एक अच्छी ऑफर हो और एक अच्छी एक्सेप्टेंस हो। अच्छा, ये तो हो गया हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। ये शुरू से ही क्या होता है? वॉइड। इट इज कॉल्ड वॉइड एब इनिशियो। एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि शुरू से ही क्या है? वॉइड। वॉइड एब इनिशियो। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी ऑनसेट वो बातिल है, वो माना नहीं जा सकता। देन वी हैव वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये कैसे बना होगा? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि शुरू में वैलिड था, सब्सिक्वेंटली कुछ ऐसा हुआ कि अब वो काबिल कबूल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कीचेन अगर मेरे हाथ चढ़ी हुई है, ये कीचेन है, मैंने इसको बेचना है आपको, और जिस टाइम पे हमारा ये एग्रीमेंट हो रहा था तब इसमें कोई ममनू चीज नहीं थी। बाद में सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट ने इसकी सेल पे लगा दी पाबंदी, तो अब ये वैलिड से क्या हो गया? वॉइड। शुरू में क्या था? वैलिड था। सब्सिक्वेंटली बाद में कुछ ऐसा हुआ कि अब ये इन्फोर्सेबल नहीं है। नाउ इट इज सीज्ड टू बी इन्फोर्सेबल। नोट, void contract was valid contract at the time of formation but subsequently ceased to be enforceable subsequently. Okay, and what is voidable? What is voidable? देखिए पार्टीज कितनी होती हैं? 2 होती हैं। अगर एक के साथ धोखा हो रहा हो, या अगर एक के साथ नाइंसाफी हो रही हो, जुल्म हो रहा हो,
तो दूसरी पार्टी जिसके साथ जुल्म हो रहा है हम उसे कहते हैं एग्रीव्ड पार्टी। लॉ ने एग्रीव्ड पार्टी को एक राइट दे दिया। क्या राइट दिया? चाहे तो मान ले, चाहे तो ना माने। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन बना सकता है हमेशा? एग्रीव्ड पार्टी। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी। कौन सी होती है? एग्रीव्ड पार्टी, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स। दूसरे नहीं करेंगे, सिर्फ कौन करेगा? एग्रीव्ड पार्टी करेगी। चैप्टर 4 इसके ऊपर तसल्ली से बात करता है। चैप्टर 4 का ये जो फ्री कॉन्सेंट है, ये टेक्निकली क्या है? ये वॉइडेबल की कहानी है। डन? ओके। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। क्या हर बंदा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है? हर बंदा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। हर वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होगा, नंबर 1, जो कि मेजर है। क्या मतलब? फौज में मेजर है, एट द एज ऑफ मेजोरिटी है। एंड व्हाट इज द एज ऑफ मेजोरिटी? 18 साल या 21 साल, डिपेंडिंग अपॉन के उस बंदे के साथ क्या कोई गार्डियन अटैच तो नहीं है। अगर है तो 21, नहीं है तो 3। तो सबसे पहले उसको क्या हो? एट द एज ऑफ मेजोरिटी। सेकंड, लॉ कहता है कि वो साउंड माइंडेड हो। क्या मतलब? उसके माइंड में साउंड बजती हो, गाने बजते हो, हैंडफ्री लगा के आए। मेंटल कंडीशन उसकी अच्छी हो, चीज़ों को समझ सकता हो, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को जानता हो, पता हो कि वो क्या करने जा रहा है, अपना भला नुकसान, फायदा नुकसान देख सकता हो, और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। लॉ ने कुछ लोगों को निकाल के साइड पे कर दिया और कहा है कि ये लोग मेजर भी हैं, साउंड माइंडेड भी हैं, मगर स्टिल ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते हैं। दे आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो बाद की बात है, आप एग्रीमेंट भी नहीं कर सकते उनके साथ। तो ये 3 शर्तें हैं। कॉम्पिटेंसी के लिए क्या क्या जरूरी है? एज ऑफ मेजोरिटी, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। माइनर, अब जरा बात करते हैं, बारी बारी चलते हैं, मेजर की पहले बात कर लेते हैं। माइनर इन पाकिस्तान, a minor is a person who has not attained majority। majority क्या है? 18 साल या 21 साल। 21 साल कब? where a guardian of that minor is appointed by the court of law under guardians and ward act 1890। माइनर के लिए कुछ रूल्स है, 5 बातें हैं। आखिरी बात को हम लोग कवर करेंगे पार्टनरशिप के एरिया के साथ, एस्टॉपल वाले के एरिया। ऊपर की 4 बातें पहले देख लेते हैं। वो कहता है कि अगर आपने एक एग्रीमेंट किया है माइनर के साथ, तो वो शुरू में क्या है? वॉइड एब इनिशियो। वो एक वॉइड एग्रीमेंट है, और एक वॉइड एग्रीमेंट कभी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। ये बात मेरी याद रखना है, एक वॉइड एग्रीमेंट कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। इसका मतलब ये है कि एक माइनर अपने पिछले किसी भी काम को रेटिफाई नहीं कर सकता। रेटिफाई कहते हैं बाद में सब्सिक्वेंटली तस्दीक कर लेना, सब्सिक्वेंटली उस पर एग्री हो जाना। तो एक माइनर सब्सिक्वेंटली माइनॉरिटी के दौरान किए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट को मेजर होने के बाद अलाउ नहीं कर सकता, उसको रेटिफाई नहीं कर सकता। क्यों? उसके साथ किए हुए तमाम एग्रीमेंट्स क्या हैं? वॉइड एब इनिशियो। एक माइनर को हम इंसॉल्वेंट भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा उसके साथ, और अदालत को तो वो वैसे ही बहुत क्यूट सा, प्यारा सा, भोला बाला सा, दुलारा सा लगता है। अदालत जो है वो उसके खिलाफ कोई बात भी सुनना पसंद नहीं करती है। अच्छा, लोग इस पे केस नहीं कर सकते, मगर ये माइनर होते हुए भी दूसरों पे केस कर सकता है।
तो an agreement with a minor is void ab initio. It is necessary that the minor must be competent to contract at the time of entering into contract. हर वो एग्रीमेंट जो आप माइनर के साथ किया है पहले, सब्सिक्वेंटली वो उसको रेटिफाई नहीं कर सकता. A minor cannot be declared insolvent because he is incompetent to contract. और अगर एक माइनर एंटर हो रहा है जॉइंटली इनटू एन एग्रीमेंट विद अ मेजर पर्सन, तो लायबल कौन होगा? मेजर लायबल होगा. स्टिल वो माइनर को लायबल नहीं करेगा. साउंड माइंड. अब पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड जब ये तीन चीजें वो अपनी पूरी करे. नंबर 1, जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा हो तो ही इज केपेबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और वो एक राशनल जजमेंट फॉर्म कर सके अपने इंटरेस्ट के मुताबिक. तब जाके हम कहेंगे कि ये पर्सन कौन है? साउंड माइंडेड है. तो इसका मतलब है कि हमें फिर अनसाउंड के बारे में पता करना चाहिए कि अनसाउंड कौन होता है. तो लोगों ने कहा 3 तरह के लोग अनसाउंड होते हैं. स्पेसिफिक पर्सन या इडियट, ये वो लोग हैं जो कि 100% पागल है. देन देयर इज lunatic, and then there is delirious from fever या drunken person. lunatic वो लोग हैं जो कि मैक्सिमम टाइम पागल हैं, कभी कभी वो नॉर्मल होते हैं. यानी कि आप लोग 6 महीने में से 4 महीने तो पागल होते हैं, और अब आके आप थोड़ा से नॉर्मल हो रहे हैं कि यार पेपर भी देना है. एंड लास्ट वन इज ड्रंकन पर्सन या डिलीरियस फ्रॉम फीवर. ये मैक्सिमम टाइम्स ठीक होते हैं, मगर जब ये कुछ ऐसी हरकत कर ले जो कि इनको करनी नहीं चाहिए, जिससे उनको बुखार हो जाए या ये लोग झूम रहे हों, तो ये उस टाइम पे जहाज बने होते हैं, उस टाइम पे पागल हुए होते हैं. इसके हाथ में कुछ है, जरा सा झूम लूं मैं, ये आता है. एमसीक्यू नहीं आते. ओके, तो ये है 100% पागल, ये है 80% पागल, और वो है 20% पागल. जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. 100% या 100%, 80% और 20%. ये एक समरी है, इसको देखते हैं बाद में. यहां पे आते हैं पहले. रूल्स फॉर अनसाउंड पर्सन. अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड. जरा मुझे बताइएगा कि किसकी बात हो रही है. अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ unsound mind but occasionally of sound mind. ड्रंकन की बात हो रही है, lunatic की बात हो रही है, या idiot की बात हो रही है? क्यों? यूजुअली ऑफ अनसाउंड. 80% अनसाउंड है, कभी कभी वो ठीक होता है. तो आप इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में अगर एंटर होना चाहते हैं तो कब होंगे? जब वो ठीक होगा, जिस टाइम पे वो उस 20% वाली हालत में पाया जाएगा. और नीचे क्या है? अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड. मगर जब कभी कभी वो चढ़ा लेता है तो उस वक्त वो पागल हो जाता है. तो इसके साथ आपने कब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होना? जब उसने पी रखी हो या जब उसने चढ़ा रखी हो. यहां तक बात ओके? अब आए जरा इस तरफ. हमने कहा था 3 तरह के लोग होते हैं, इडियट, lunatic या ड्रंकन. इडियट के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही क्या है? हमेशा वॉइड है. क्यों? ये 100% पागल है. lunatic, ये मोर ऑफ पागल है, लेस ऑफ नॉर्मल है. तो 2 केस आ गए मेरे पास, व्हेन ही इज एंड व्हेन ही इज. जब वो साउंड है तो कर लो, मसले वाली बात नहीं है, मगर जब वो अनसाउंड है तो वॉइड है. और ड्रंकन, जब वो साउंड है तो कर लो, जब वो अनसाउंड है तो ना करो. मसला यहां पे नहीं है, मसला आता है बर्डन ऑफ प्रूफ के अंदर. किताब ने ये बात गायब कर दी है, मतलब किताब में ये चीज नहीं है. किताब में बस यही बात है, और यहां से आगे किताब आपकी मूव नहीं करती. मगर स्टिल फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी हमें पता होना चाहिए कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आएगा. एक रूल होता है, जो कोई भी मशकूक बात करे उसी को वो बात साबित करनी पड़ती है. यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आएगा? हर वो शख्स जो कि
मशकूक बात कर रहा है। मुझे बताइए लियोनेटिक 80% पागल है, 20% ओके है। इसमें नॉर्मलाइज बात क्या है कि वो पागल है, और मशकूक बात क्या होगी कि वो सही है। तो अगर मुझे एंटर होना है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में, तो मैं किससे जाके पूछूं कि ये ठीक है या ठीक नहीं है? उसके घर वालों से, उसके डॉक्टर से, वही बता पाएंगे। उसके ससुराल वालों से, साथ वालों से, तो यही लोग मुझे बता पाएंगे। इसका मतलब है कि नॉर्मल से हट के कंफर्मेशन मुझे कौन दे रहा है, या फैमिली या डॉक्टर? तो मशकूक बात कौन कर रहा है, या फैमिली या डॉक्टर? तो साबित कौन करेगा कोर्ट में? किस पे आएगा बर्डन? हु कंफर्म्स दैट ही इज साउंड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं उस तरफ, ड्रंकन वाले भाई। ये नॉर्मली क्या होता है, और जब पीडी तो झूम रहे होते हैं। अच्छा, मुझे कॉन्ट्रैक्ट में कब एंटर नहीं होना चाहिए? तो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने जा रहा हूं और एक बंदा मुझे रोक के कहे कि यार अभी ना कॉन्ट्रैक्ट करना, इसने पी हुई है, पागल हुआ है इस वक्त, तो किस पे आएगा बर्डन? जो मुझे रोक रहा है, भला कर रहा है, मगर उसके बाद मैं ना मानूं और घुस जाऊं, तो फिर किस पे आएगा बर्डन? उसी बंदे पे आएगा जो एलीज कर रहा है। हो सकता है कि उसने पी ना हो, मगर इल्जाम लगा रहा हो। वो जिनकी गाड़ी में बोतलें मिली थी वो कौन थे? कुछ टाइम पहले की बात है। हाँ 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 हाँ, एक आजकल भी चला वो दम वाला पानी। तो बेसिकली यही तो है, जो कोई इल्जाम लगा रहा है अब उसको साबित करना है। वो तो यही कहेंगे ना कि भाई ये दम किया हुआ पानी था, इसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी। अब जो मीडिया इल्जाम लगा रहा है, मीडिया को ये अब साबित करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए नॉर्मल बात क्या थी कि वो दम वाला पानी था। हालांकि वो पानी तो था, मगर रंग और था। अच्छा, तीसरी बात, डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ। ये 4 लोग हैं जो कि आप चाहते हुए भी, ये साउंड माइंडेड भी होंगे, मेजर भी होंगे, मगर लॉ ने इन 4 को निकाल के बाहर फेंक दिया। लॉ कहता है कि अगर इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होगे तो अपनी मर्जी से होना, हम लाइबिलिटी तुम्हारी नहीं लेते। डिस्क्वालीफाई कर दिया। A citizen of a foreign country while Pakistan is at war with that country। क्या हमेशा वॉर इंडिया के साथ ही होती है? हमेशा होती है इंडिया के साथ? नहीं, किसी भी मुल्क के साथ वॉर हो सकती है। तो अगर एक बंदा पाकिस्तान में बैठा है और एक बंदा बैठा है लेट्स से बांग्लादेश में, और दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और अचानक से जंग छिड़ गई, वॉर डिक्लेयर हो गई, वॉर डिक्लेयर हो गई है, तो लॉ कहता है कि उस टाइम पे रुक जाओ, कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट ना करो। उस टाइम पे या तो होल्ड कर लो, पॉज कर लो, या तोड़ दो। उससे पहले और उसके बाद कर सकते हो। यानी कि जिस टाइम पे आप दोनों हालवे जंग में नहीं हो तब तो ओके है, तब तो भाई भाई हो। मगर जिस टाइम पे वॉर शुरू हो गई है, उस टाइम पे दोनों लोग अपने अपने मुल्क का मुफाद चाहते होंगे, तो उस टाइम पे आप कोशिश करेंगे आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ना हो। फॉरेन सर्वेंट्स एंड एम्बेसडर्स हैव इम्यूनिटी। हर वो लोग जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इनको बुलाती है, बाहर से डेलीगेट्स जो आते हैं, उनके पास इम्यूनिटी होती है। आप उनको सू नहीं कर सकते, वो आपको सू कर सकते हैं। तो कोशिश करके आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होना, अदरवाइज आप लायबल होंगे। आप में से किसी ने रेमंड डेविस का नाम सुना? रेमंड डेविस कभी सुना हो? रेमंड डेविस सुना हो, याद नहीं आ रहा? रेमंड डेविस
रेमिटेंस नहीं भाई, रेमंड डेविस, यूएसए का एक बंदा था गालबन, जिसने आके बहुत से लोगों को मारा था और फिर वो भाग गया था। हाँ शायद पकड़ा भी गया था मगर उसको छोड़ दिया गया था। इससे पहले विको आ जाए, A convict while under imprisonment is incapable of contracting। एक बंदा जिस पे जुर्म साबित हो गया और वो जेल में भी है, आप उसके साथ कोशिश करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ना हो। जुर्म साबित होना मुजरिम कहलाएगा या मुल्जिम कहलाएगा? और मुल्जिम क्या होगा? जिस पे साबित ना हो। तो दो शर्तें हैं, मुजरिम भी हो और जेल की सलाखों के पीछे भी हो। अगर कोई एक चीज गायब है तो ओके है। अगर वो बाहर आया हुआ है पेरोल पे, व्हाट इज पेरोल, जमानत पे, अगर वो बाहर आया हुआ है तो ओके वो कर सकता है। उसकी डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी जब उसकी सजा खत्म होगी या जब वो जमानत पे बाहर आएगा, तब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं। मगर कब नहीं होंगे? जब वो और पीछे हो जेल की सलाखों के। चौथा, अ पर्सन डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। इंसॉल्वेंट कहते हैं एक ऐसा बंदा या एक ऐसा शख्स जिसका दिवालिया निकल गया हो, उसके पास एसेट्स अवेलेबल नहीं है अपनी लाइबिलिटीज को पूरा करने के लिए, इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। तो आपको अगर पता है कि इस बंदे के पास एसेट्स ही नहीं है, कैश ही नहीं है, तो क्या आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना पसंद करेंगे? नहीं। क्यों? आप हमेशा डाउट पर रहेंगे कि भाई पता नहीं मुझे पैसे देगा भी या नहीं देगा, भाग तो नहीं जाएगा। उस बंदे की निशानी ये है कि गवर्नमेंट ने ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर असाइन किए होते हैं जिसके पास उस बंदे की सारी प्रॉपर्टी आई होती है, और वो ऑफिशियल बंदा उसकी प्रॉपर्टी में से या उसके एसेट्स में से उसकी लाइबिलिटीज क्लियर कर रहा होता है। तो आपने कोशिश करके इन चार लोगों से बाज रहना है। अगेन ये मेजर भी हैं, माइंडेड भी हैं, मगर इनके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होना। क्या हमें कैपेसिटी ऑफ पार्टीज क्लियर है? क्या यहां से हमारे पास कोई सवाल है? उससे कर सकता जिस पे जुर्म साबित हो गया ना, और जो जेल में है उसे नहीं कर सकता। साबित हो गया मगर जेल में नहीं है, कर सकता। दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। वो तो हो गया ना। नहीं, वकील के साथ तो देखिए वो और मामला है, हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वो कोई कमर्शियल चीज का बेचने का तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना वकील के साथ। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? जो कि कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को शो करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना, वो और चीज है, इसमें क्लासिफाई नहीं करती, वो और है।